अगर आपके हाथ धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, चीजें हाथ से गिर रही हैं और चलते वक्त पैर दिमाग की बात सही फॉलो नहीं कर रहे, तो सुन लीजिए, ये सिर्फ गर्दन का दर्द नहीं होता। बहुत से पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ी सी डिस्क है, दवा से ठीक हो जाएगी। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। जब गर्दन के अंदर रीढ़ की हड्डी की मेन नर्व दबाव के अंदर हो, तो ये पेन का मसला नहीं रहता, ये कंट्रोल का मसला बन जाता है। दवा स्वेलिंग को कम कर सकती है, लेकिन दबाव को खत्म नहीं कर सकती। और सबसे खतरनाक बात, जितनी देर आप वेट करते हैं, उतनी ही ज्यादा नर्व डैमेज होती रहती है और एक वक्त आता है कि ये परमानेंट बन जाती है। आज जो कमजोरी है, कल चलने की मुश्किल बन सकती है और फिर रिकवरी टाइम और पैसा दोनों ज्यादा लगते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, ये मसला सीरियस है या नहीं? अगर सिम्टम्स प्रोग्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल सीरियस मसला है। सर्वाइकल माइलियोपैथी क्या होती है? अब समझने वाली बात यह है कि सर्वाइकल माइलियोपैथी असल में क्यों होती है, क्या होती है। गर्दन के अंदर रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड होती है और यही वो मेन रास्ता है जहां से दिमाग के सिग्नल्स हाथों और पांव तक जाते हैं। सर्वाइकल माइलियोपैथी का मतलब है कि इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आ गया है। अब इसे एक सिंपल मिसाल से समझ लेते हैं। सोचिए, आपके घर में बिजली में वायर है। जब वायर बिल्कुल ठीक होती है, बिजली स्मूथली चलती रहती है, लेकिन अगर किसी जगह से उस वायर के ऊपर दबाव आ जाए या कोई मसला हो जाए, तो करंट कम हो जाता है और बिजली शॉर्ट सर्किट होती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी बंद। बिल्कुल इसी तरह जब गर्दन के अंदर डिस्क बाहर की तरफ निकल आए, हड्डी मोटी हो जाए या लिगामेंट टाइट हो जाए, तो स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है। और जब स्पाइनल कॉर्ड दबती है तो दिमाग के सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से हाथ और पैर तक नहीं पहुंचते। इसका मतलब ये है कि हाथ स्ट्रांग होते हुए भी वीक महसूस होते हैं, फिंगर्स फाइन काम नहीं कर पाती, पैर चलते वक्त बैलेंस नहीं कर पाते और मरीज लड़खड़ाता है। सिर्फ दर्द का इशू नहीं होता, ये दिमाग और जिस्म के दरमियान सिग्नल फेलियर की एक इंडिकेशन होती है। और सबसे अहम बात, स्पाइनल कॉर्ड पेन की तरह शाउट नहीं करता, वो खामोशी से डैमेज होता है और जब तक मरीज को समझ आता है, काफी नुकसान हो चुका होता है। इसलिए सर्वाइकल माइलियोपैथी अर्ली स्टेज में समझना और पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये मसला चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और बहुत सीरियस नुकसान करता है। अब अगला सवाल ये होता है कि क्या हर सर्वाइकल डिस्क सर्वाइकल माइलियोपैथी होती है या दोनों में फर्क होता है? इसी पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। क्या हर सर्वाइकल डिस्क डेंजरस होती है? डिस्क और स्पाइनल कॉर्ड में क्या फर्क है, इसमें आपको ये समझाऊंगा। यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। बहुत से पेशेंट्स जब एमआरआई रिपोर्ट देखते हैं तो कहते हैं, डॉक्टर साहब लिखा है सर्वाइकल डिस्क, मतलब ऑपरेशन? जवाब है नहीं, हर सर्वाइकल डिस्क डेंजरस नहीं होती। गर्दन में दो अलग चीजें होती हैं, एक होती है नर्व रूट जो सिर्फ दर्द, झंझनाहट, गर्दन से हाथ तक पेन करती है, और दूसरी होती है स्पाइनल कॉर्ड जो हाथ और पैर का कंट्रोल, चलना, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है। यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर डिस्क सिर्फ नर्व रूट को टच कर रही हो तो ज्यादातर केसेस में दवा, फिजियोथेरेपी, एहतियाती तदाबीर या इंजेक्शन से अलामात बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर वही डिस्क या हड्डी स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज को दबा रही हो तो फिर मसला सिर्फ पेन का नहीं रहता, ये सर्वाइकल माइलियोपैथी बन जाता है। अब आसान अल्फाज में, पेन आपको तंग करता है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का प्रेशर आपका कंट्रोल छीन लेता है। इसलिए दो पेशेंट्स जिनके एमआरआई में डिस्क लिखा होता है, दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। एक मरीज सिर्फ दवा से ठीक हो जाता है और दूसरे मरीज को फौरी तौर पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि पेन कम होता जाता है, पेशेंट समझता है कि मसला ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती रहती है। इसलिए एमआरआई रिपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मरीज अपनी अलामात के साथ एक न्यूरोसर्जन से मशवरा करे। अगर हाथों की कमजोरी, फाइन मूवमेंट्स, चलने का इशू, इस तरह के आपको मसाइल आ रहे हैं और दवाई और फिजियोथेरेपी के बावजूद बेहतरी नहीं आ रही, तो ये एक वार्निंग होती है। याद रखें, हर डिस्क सर्जरी नहीं होती, लेकिन हर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं उन अलामात की जो अक्सर मरीज इग्नोर कर देते हैं और जो असल में आपके मरीज के रेड फ्लैग्स होते हैं।
ये अलामात गर्दन दर्द नहीं, ये रेड फ्लैग्स हैं। सर्वाइकल माइलियोपैथी का सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि शुरू में दर्द ज्यादा नहीं होता। अक्सर मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब पेन तो इतना नहीं है, बस थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग है। और यहीं पर बीमारी चुपचाप आगे बढ़ती रहती है। सबसे पहले मरीज को आते हैं हाथों के अलामात, जो अपर लिम्ब रेड फ्लैग्स भी होते हैं। ये अलामात, इनका असर हाथों पे होता है। चीजें हाथ से गिरने लगती हैं, बटन नहीं बंद किए जाते, हाथों में कमजोरी महसूस होती है, पेन पकड़ते हुए उंगलियों का सही तरह से कंट्रोल काम नहीं कर रहा होता और एंड पे आपको ये लगता है कि हाथों के पट्टे रहे नहीं है। मोबाइल नहीं आप यूज कर पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि फाइन मूवमेंट्स स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल्स पर डिपेंड करती हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं पैरों के सिम्टम्स, यानी लोअर लिम्ब रेड फ्लैग्स। जब बीमारी आगे बढ़ती है तो चलने में बैलेंस खराब हो जाता है। पैर जैसे जमीन को ठीक तरह से फील ही नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे पैर पर कमांड नहीं रही। सीढ़ियां उतरते या चढ़ते वक्त मरीज को डर लगता है कि गिर ना जाए। मरीज अक्सर कहता है, डॉक्टर साहब पैर स्ट्रांग है, बस अजीब सा लगता है, कंट्रोल में नहीं है। यही अजीब फीलिंग असल वार्निंग साइन होती है। अब बात करते हैं एडवांस्ड और डेंजरस साइंस पे। अगर अभी भी डिले हो जाए तो मरीज गिरने लगता है, पैर आपस में उलझना शुरू कर देते हैं, कभी कभी पेशाब और पखाने पर कंट्रोल नहीं रहता। ये अलामात पेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मेडिसिन से ठीक नहीं होते। इस स्टेज पर सर्वाइकल माइलियोपैथी का मतलब होता है कि स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी स्ट्रेस में है। अगर आप अपने घर के किसी मेंबर में ये साइंस देख रहे हैं तो ये नॉर्मल एजिंग नहीं है, ये रेड फ्लैग्स हैं। अब सवाल ये बनता है कि अगर ये इतना सीरियस मसला है तो फिर दवा क्यों काम नहीं करती। इसी पर आगे चल के बात करेंगे और तफसील से मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। दवा क्यों काम नहीं करती, मेडिसिन से नर्व डैमेज क्यों नहीं रोका जा सकता है, आपको साइंटिफिक बेसिस पे समझाऊं। यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझना है कि लोग मिस कर देते हैं इस चीज को। अक्सर मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब पेन किलर से थोड़ा बेहतर महसूस होता है, मतलब मसला ठीक हो रहा है, उन्हें यही लगता है। लेकिन ये बेहतरी असल मसले का हल नहीं होती। सिंपल साइंटिफिक बुनियाद समझें इसकी। दर्द दो वजह से होता है, या तो सोजिश की वजह से जो दवा से कम हो सकती है, या दबाव की वजह से, दबाव दवा से खत्म नहीं होता। सर्वाइकल माइलियोपैथी में मसला कंप्रेशन का होता है, यानी हराम मगज फिजिकली दबाव में होता है। अब सोचिए, अगर आप पांव पर भारी पत्थर रख दें और ऊपर से आप पेन किलर खा लें, दर्द तो शायद कम हो जाएगा, लेकिन वो पत्थर वहीं पे पड़ा रहेगा और उसने दबाव डालते रहना है। बिल्कुल इसी तरह दवा स्वेलिंग को कम कर सकती है, मसल को रिलैक्स कर सकती है, आर्जी तौर पर आपको कंफर्ट दे सकती है, लेकिन दबा हुआ नस या स्पाइनल कॉर्ड को फ्री नहीं करा सकती। ये पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? स्पाइनल कॉर्ड पेन की तरह सिग्नल नहीं देता, वो धीरे धीरे डैमेज होती रहती है बिना ज्यादा दर्द के, और मरीज को लगता है सब अच्छा है। इसलिए बहुत से मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब पेन कम है लेकिन कमजोरी बढ़ रही है। यही सर्वाइकल माइलियोपैथी की क्लासिक स्टोरी होती है। मेडिकल साइंस का सिंपल रूल है, नर्व को स्पेस चाहिए, सिर्फ दवा नहीं। इसलिए जब वीकनेस, इम्बैलेंस और कंट्रोल के इशू शुरू हो जाएं, तो सिर्फ दवा पर भरोसा करना नर्व के साथ जुल्म होता है। अब इस बात को पाकिस्तान की रियलिटी के कंटेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ गलत जगह पैसा लगाना और भी महंगा पड़ जाता है। पाकिस्तान रियलिटी चेक, गलत जगह पैसा लगाना महंगा पड़ जाता है। अब थोड़ी सी कड़वी लेकिन जरूरी बात करते हैं। पाकिस्तान में अक्सर पेशेंट्स के पास इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं होता। ज्यादातर लोग अपनी ट्रीटमेंट अपनी जेब से कराते हैं, इसलिए हर डिसीजन का सीधा असर पैसा और वक्त दोनों पर पड़ता है। लेकिन मसला यह है कि जब सर्वाइकल माइलियोपैथी को सिर्फ गर्दन का दर्द समझ लिया जाता है तो पैसा अक्सर गलत जगह लग जाता है। सालों तक पेन किलर्स, रिपीटेड फिजियोथेरेपी के सेशंस, इंजेक्शंस, हकीमी टोटके, क्वैक्स की दवाई और फिर बार बार एमआरआई, हर चीज पर पैसा लगता रहता है, लेकिन आपका इलाज नहीं हो रहा होता। असल मसला जहां पे होता है वहीं का वहीं होता है और बाज़ औक़ात बहुत बढ़ चुका होता है। मरीज सोचता है चलो सर्जरी से बच गए, पैसा बच गया, लेकिन असल में बीमारी आगे बढ़ जाती है। नर्व डैमेज परमानेंट होता जाता है और जब आखिर में न्यूरोसर्जन के पास आते हैं तो ट्रीटमेंट मुश्किल और महंगा हो चुका होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, लेट स्टेज में सिर्फ सर्जरी का खर्चा नहीं होता, लंबी रिहैबिलिटेशन, ज्यादा फिजियोथेरेपी, कभी कभी चलने की एड और काम से छुट्टी,
ये सब मिलकर कॉस्ट को डबल और बाज़ औक़ात ट्रिपल भी कर देते हैं। इसलिए याद रखें, आज जो पैसा आप गलत ट्रीटमेंट पर लगा रहे हैं, वो कल रिकवरी को डिले और ज़्यादा महँगा कर देगा। सही वक़्त पर सही डॉक्टर तक पहुँचना ही सबसे सस्ती और सेफ स्ट्रैटेजी होती है। इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को एक सिंपल, क्लियर और प्रैक्टिकल रूल देता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ 2 वीक्स रूल। 2 वीक्स रूल डिसीजन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट आपका वक्त, पैसा और नस तीनों को बचा सकता है। मैं अपने मरीजों को एक बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, 2 वीक्स रूल। इसका मतलब ये है, अगर आपको गर्दन दर्द के साथ हाथों की कमजोरी की शिकायत है, उंगलियों के ठीक कंट्रोल ना रहना है, चलने में दुश्वारी हो रही है, इम्बैलेंस का इशू है, पैरों में कमांड फॉलो नहीं हो पा रही और ये सर्वाइकल माइलियोपैथी के कार्डिनल सिम्टम्स हैं और आप पेन किलर्स ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं, रेस्ट और लाइफस्टाइल चेंजेस ट्राई कर चुके हैं, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी अलामात इंप्रूव नहीं हो रही बल्कि वर्स होती जा रही हैं, तो इस स्टेज पर वेट करना गलत है। यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं थोड़ा और देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। सर्वाइकल माइलियोपैथी शायद पर काम नहीं करती, ये टाइम पर डिसीजन मांगती है। 2 वीक्स रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इब्तदाई स्टेज में नर्व रिकवरेबल होती है और मरीज को 100% फंक्शनल रिकवरी मिल जाती है, लेकिन अगर देर हो जाती है तो नर्व डैमेज परमानेंट हो सकता है। सिंपल अल्फाज में, पेन वेट कर सकता है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को सर्जरी चाहिए या हर डिस्क डेंजरस होते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 2 हफ्ते के बाद अगर वीकनेस और इम्बैलेंस इंप्रूव नहीं हो रही तो स्पेशलिस्ट इवैल्यूएशन जरूरी है। 2 वीक्स रूल का मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि सही वक्त पर सही डिसीजन लेना है। अब अगर कोई फिर भी डिले करता रहे तो फिर क्या होता है, इसी पर हम आगे चलकर बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट आने की कीमत, ये वो स्टेज है जहां मरीज के पास सिर्फ अफसोस रह जाता है। सर्वाइकल माइलियोपैथी का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये दर्द के साथ चिल्लाती नहीं है, खामोशी से नुकसान करती रहती है। जब पेशेंट 2 वीक्स रूल को इग्नोर करता है तो स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर महीनों और सालों तक चलता रहता है। इस डिले की वजह से क्या होता है, नर्व डैमेज परमानेंट होने लगता है। शुरू में नस सिर्फ दबाव में होती है, रिकवर कर सकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ नर्व फाइबर्स कमजोर हो जाते हैं, सिग्नल परमानेंटली वीक हो जाता है। इसका मतलब सर्जरी के बाद भी रिकवरी स्लो होती है और कभी कभी मुकम्मल रिकवरी होती ही नहीं है। अलामात बढ़ती जाती हैं। जो मसला पहले सिर्फ उंगलियों की क्लमसीनेस था, वो बन जाता है चलने में मुश्किल, गिरना, पैरों का आपस में उलझना और कुछ केसेस में पेशाब पर कंट्रोल खत्म हो जाना। ट्रीटमेंट मुश्किल और महंगा होता जाता है। लेट स्टेजेस में सर्जरी टेक्निकली ज्यादा कम्प्लेक्स होती है, हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, फिजियोथेरेपी और न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक लंबे अरसे के लिए चलती है और सबसे बड़ी बात, पेशेंट का कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस इफेक्ट होती है। अक्सर पेशेंट्स बाद में कहते हैं, डॉक्टर साहब काश पहले आ गए होते। सर्वाइकल माइलियोपैथी में काश बहुत महंगा लफ्ज होता है। याद रखिए, सर्जरी लेट भी मदद करती है, लेकिन जो नुकसान हो चुका हो उसका टाइम वापस नहीं आता। अब नेचुरली सवाल ये होता है कि फिर कब सर्जरी जरूरी हो जाती है। इसी पर हम आगे चल के तफसील से बात करते हैं। कब सर्जरी जरूरी है? अब सबसे कॉमन और सीधा सवाल, डॉक्टर साहब सर्वाइकल माइलियोपैथी में सर्जरी कब लाजमी होती है? इसका जवाब डर या खौफ पर नहीं, साइंटिफिक बुनियादों पर होता है। सर्वाइकल माइलियोपैथी में सर्जरी का फैसला आपकी अलामात, एमआरआई दोनों को मिलाकर किया जाता है। अलामात जो सर्जरी की तरफ इशारा करते हैं, अगर मरीज में हाथों की प्रोग्रेसिव वीकनेस आ रही हो, उंगलियों का फाइन कंट्रोल खराब हो रहा हो, चलने में इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा हो, गिरने का रिस्क उसका बढ़ता जा रहा हो, पेशाब या पखाने के कंट्रोल पर मसला शुरू हो गया हो, ये साइंस बताते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पा रही। एमआरआई क्या कंफर्म करती है? एमआरआई में अगर स्पाइनल कॉर्ड क्लियरली कंप्रेस्ड हो, कॉर्ड के अंदर सिग्नल चेंजेस नजर आ रही हों, जिसे माइलियोपैथी साइंस बोलते हैं, मल्टीपल लेवल्स पर प्रेशर हो, तो ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं होती, ये एक्शन का सिग्नल होता है। आसान अल्फाज में, जब अलामात बोल रही हो और एमआरआई उसकी तस्दीक कर रही हो, तो सर्जरी ऑप्शन नहीं रहती, जरूरत बन जाती है। सर्जरी का गोल क्या होता है?
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہر پیشنٹ کو سمجھنی چاہیے. سرجری کا مقصد اسپائنل کارڈ کو اسپیس دینا ہوتا ہے, آگے کا ڈیمیج روکنا ہوتا ہے اور جتنی ریکوری پاسبل ہو اس کے چانس کو میکسیمائز کرنا ہوتا ہے. اس لیے جو پیشنٹ ارلی سٹیج میں آتا ہے اس کی ریکوری فاسٹ ہوتی ہے, مکمل ہوتی ہے, ریزلٹس زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور وہ اپنی لائف میں جلدی واپس جاتا ہے. اور جو لیٹ سٹیج میں آتا ہے اس میں سرجری پھر بھی مددگار تو ہوتی ہے لیکن ریکوری سلو ہوتی ہے اور نامکمل ہو سکتی ہے. اس لیے یاد رکھیں, سرجری کا ڈیسیجن درد کی شدت پر نہیں بلکہ نرو کے فیوچر کے لیے کیا جاتا ہے. اب یہیں پر ایک اور خوف ہوتا ہے جو اکثر مریضوں کو روک لیتا ہے کہ کیا سرجری کے بعد زندگی بھر کا مسئلہ رہے گا. چلیے اس میتھ کو آگے چل کر ہم کلیئر کرتے ہیں. سرجری کا مطلب ویل چیئر نہیں, ماڈرن سروائکل سرجری کی ریالٹی جو سب کو پتا ہونی چاہیے. یہ وہ ڈر ہے جو سب سے زیادہ مریض کو روک لیتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گردن کے آپریشن ہے, کہیں زندگی بھر کا مسئلہ نہ بن جائے. یہ خوف پرانی کہانیوں اور آدھی انفارمیشن کی وجہ سے ہے. آج کی سروائکل سپائن سرجری 20-25 سال پہلے والی سرجری نہیں رہی. آج کی سرجری میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ ماڈرن نیورو سرجری میں پریسائز امیجنگ کے ساتھ پلاننگ ہوتی ہے جس میں آپ کی ایم آر آئی ہوتی ہے, ایکس رے ہوتے ہیں, مائکروسکوپ اور اینڈوسکوپ کا استعمال ہوتا ہے جو ہماری پریسیجن اور ایکوریسی کو اور بڑھاتی ہیں. صرف اتنا ہی حصہ ٹریٹ ہوتا ہے جتنا ضروری ہو اور اسپائنل کارڈ کو سیف طریقے سے ڈیکمپریس کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کم ٹراما, کم بلڈ لاس اور ریپڈ ریکوری. ارلی سرجری سے بہترین آؤٹ کمز ہوتے ہیں. جو مریض ارلی سٹیج میں آتا ہے جب اسے صرف ویکنس شروع ہوئی ہوتی ہے وہ اکثر اگلے دن چل رہا ہوتا ہے, کچھ ہی دنوں میں ڈیلی ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر دیتا ہے اور اپنی لائف میں واپس آ جاتا ہے. یہاں ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھ لیں, ویل چیئر سرجری کی وجہ سے نہیں, ڈیلے کی وجہ سے آتی ہے. سرجری کا اصل مقصد ویل چیئر سے بچانا ہے, بیلنس اور کنٹرول کو واپس لانا ہے اور مریض کو انڈیپینڈنٹ زندگی دینا ہے. اگر سرجری صحیح وقت پر ہو تو زیادہ تر مریض اپنی نارمل روٹین کی طرف واپس جا چکے ہوتے ہیں. اس لیے ڈیسیجن فیئر پر نہیں, فیکٹس اور ٹائمنگ پر ہونا چاہیے. اب چلیے ایک ریئل لائف ایگزامپل سے اس بات کو اور کلیئرلی سمجھتے ہیں جہاں صرف ٹائمنگ نے ریزلٹ کا ڈفرنس کریٹ کر دیا. صرف ٹائمنگ نے ریزلٹ بدل دیا. میں آپ کو ایک ریئل لائف سینیریو بتاتا ہوں. نام چینج ہے لیکن کہانی بہت کامن ہے. ایک 52 ایئرس کا پیشنٹ میرے پاس آیا. شکایت یہ تھی کہ گردن میں درد ہے, انگلیوں سے چیزیں گر رہی ہیں, چلنے میں ہلکا سا امبیلنس ہوتا ہے. اس نے پہلے کیا کیا, 1 سال تک پین کلرز, فزیوتھراپی, عطائی, حکیم, کبھی کسی کے مشورے پر کبھی کسی کے مشورے پر الٹا سیدھا علاج کراتا رہا. پین تھوڑا کم ہوتا رہا لیکن کمزوری دھیرے دھیرے بڑھتی گئی. جب آخر میں ایم آر آئی ہوئی اور اسپیشلسٹ کے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ سروائکل اسپائنل کارڈ پر کلیئر پریشر ہے, کارڈ کے اندر سگنل چینجز آ رہی ہیں. اس کا ہم نے آپریشن کیا, پریشر تو ریموو ہو گیا, پیشنٹ نے چلنا دوبارہ سیکھا. لیکن اگر یہ پیشنٹ 1 سال پہلے آ جاتا جب اس کی بیماری سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت ریکوری زیادہ فاسٹ ہوتی اور زیادہ کمپلیٹ ہوتی. پیشنٹ نے ایک جملہ کہا جو میں کبھی بھی نہیں بھولتا, ڈاکٹر صاحب میں آپریشن سے ڈرتا رہا لیکن اصلی نقصان ویٹ کرنے سے ہوا ہے. یہ کہانی کوئی یونیک کہانی نہیں ہے, یہ سروائکل مائلیوپیتھی کی ریالٹی ہے اور ہر مریض کی کہانی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سرجری کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے لیکن لیٹ فیصلہ زیادہ مشکل بنا دیتا ہے. اب اس ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو 3 سمپل باتیں بتاؤں گا جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے. 3 باتیں جو یاد رکھنی چاہیے. اگر پوری ویڈیو میں کچھ بھی آپ نے مس کر دیا ہے تو یہ 3 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات, ہاتھوں کی کمزوری نارمل نہیں ہوتی. اگر چیزیں ہاتھ سے گر رہی ہوں, انگلیوں کا کنٹرول خراب ہو رہا ہے, فائن کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو یہ صرف تھکن یا عمر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اسپائنل کارڈ کے سگنل ہو سکتا ہے کہ دباؤ ہے. دوسری بات, دوائی نرو کو ٹھیک نہیں کرتی. پین کلر آپ کو عارضی طور پر ریلیف ضرور دیتی ہے لیکن دبی ہوئی نرو یا اسپائنل کارڈ کو فری نہیں کرتی. اس لیے پین کا کم ہونا مسئلہ ختم ہونا نہیں ہوتا, یہ assumption غلط ہے. تیسری بات, 2 ویکس رول کو اگنور مت کیجیے. اگر 2 ہفتے کے کنزرویٹو مینجمنٹ کے ساتھ آپ کی علامات میں بہتری نہیں آ رہی, کمزوری, امبیلنس, کنٹرول امپروو نہیں ہو رہا تو ویٹ کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ارلی تشخیص کا مطلب ہے بہتر ریکوری, کم خرچہ, زیادہ انڈیپینڈنس. سروائکل مائلیوپیتھی کا مسئلہ تب بڑا بنتا ہے جب ہم اسے
چھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر آپ یا آپ کے کسی اپنے کوئی علامات ہیں تو آگے چل کر کیا ہونا چاہیے اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اور یہیں پہ ہم ویڈیو کو ریپ اپ کریں گے۔ اب آخری اور سب سے پریکٹیکل بات، اگر آپ خود ہاتھوں کی کمزوری محسوس کر رہے ہیں، چلنے میں امبیلنس ہے، یا آپ کے گھر میں کسی کو یہ سمٹمز ہیں جو میں پہلے ڈسکرائب کر چکا ہوں، تو صرف دوا پر ریلائی کرنا رسک کو بڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ کو سرجری چاہیے یا ہر ڈسک کے مریض میں یہ ڈسک ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ پراپر ایویلویشن ضروری ہے، صحیح وقت پر ڈیٹیلڈ کلینکل ایگزامینیشن، ایم آر آئی کو سمٹمز کے ساتھ کوریلیٹ کرنا اور اسپیشلسٹ کی اوپینین لینا، یہ وہ سٹیپس ہیں جو آپ کی نس کو پرماننٹ ڈیمیج سے بچا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، وقت پر تشخیص کا مطلب ہے آپشنز کا زیادہ ہونا، آخر میں تشخیص کا مطلب ہے آپشنز لمیٹڈ ہونا۔ اگر آپ فزیکلی کلینک نہیں آ سکتے تو آن لائن کنسلٹیشن بھی ایک رسپانسبل پہلا قدم ہوتا ہے، جہاں آپ اپنی رپورٹس ڈسکس کر کے ایک گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور اپنی بیماری کی نوعیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کتنا شدید ہے اور اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے۔ آپ کا ڈیسیجن خوف پہ نہیں، انفارمیشن پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسپائنل کارڈ سیکنڈ چانسز نہیں دیتا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، شاید یہ کسی اور کا وقت، پیسہ اور چلنا تینوں بچا لے۔